इमदाद की नहीं, तिजारत की जरूरत है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल। मौजूदा हुकूमत तमाम बड़े माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सरमायाकारों और बिजनेसमैन के लिए बहुत जल्द इलेक्ट्रॉनिक वीजे जारी होंगे। सरकारी गोदामों में लाखों टन फाजिल गंदम खराब होने का इम्कान। नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर हम बात करेंगे वो है मुल्क के जो अजनास का स्टेटस है, बिलखुसूस अगर आप बात करें गंदम की, चावल की और दीगर और अजनास की, तो उन पे फोकस करेंगे। इनके अंदर क्या एक्सपोर्ट पोटेंशियल है, इसके लिए ट्रेड पॉलिसी क्या होनी चाहिए। मुल्क के अंदर जो ये मैं कहूँ कि एक अजीब सी बहरानी कैफियत कभी कभार आ जाती है कि जनाब खाने पीने की अशिया जो है उनकी किल्लत का सामना करना पड़ता है, उनकी कीमतों के अंदर तेज़ी आ जाती है। और कभी जो है हमारी इल प्लानिंग की वजह से क्या होता है कि सरप्लसेस क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसान भी सफ़र करते हैं और वो लोग भी सफ़र करते हैं जो इनकी डीलिंग में होते हैं। और जैसे अगर वीट की बात करें तो फ्लावर मिल वाले सफ़र करते हैं, राइस की बात करें तो वो लोग जो राइस का काम करते हैं, चाहे एक्सपोर्ट का काम करते हैं, राइस मिल खोल के बैठते हैं, या फिर वो काश्तकार होते हैं जो कि चावल उगाते हैं, उनको किन चैलेंजेस का सामना है। शुगर इंडस्ट्री बहुत मेजर इंडस्ट्री पाकिस्तान की, शुगर मिल्स के अंदर बड़े बड़े सियासतदानों का हाथ है। चंद सियासतदान हैं, उनको तो बल्कि नसीहत हुई है कि बेटा आप सिर्फ शुगर का काम करें, और हमारे मुल्क के अंदर वो शुगर का काम करते हैं। और ना सिर्फ कि उनके कारोबार में मिठास आती है, उनकी जेबों में मिठास आती है, उनकी ज़ुबान में भी मिठास आ जाती है, बस कौम के पेट में मिठास नहीं जाती। हमें कड़वी गोली खाने को दे देते हैं, अपने पेपर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, लेकिन हमें यह कहते हैं कि साहब आप कड़वी गोली खाएं। हमारे साथ आज बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। महमूद मौलवी साहब जो कि चेयरमैन हैं MM ग्रुप के। वेलकम करता हूं आपको शो में महमूद साहब। महमूद साहब, बुनियादी तौर पर जो पहला सवाल मेरे जहन में उभरता है वो ये है कि हमारे मुल्क के अंदर अमूमन बात करते हैं कि जनाब हम 5 दरियाओं का मुल्क हैं, एग्रेरियन इकोनॉमी है, तो हमारे यहाँ वीट की प्रोडक्शन काफ़ी होती है। तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो वीट की हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ये सही से कर रहे हैं, और कौन से इदारे ज़िम्मेदार हैं इसको हैंडल करने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वीट की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो सही कर रहे हैं, मगर क्योंकि देखिए वीट हमारा स्टेपल डाइट है। जी जी बिल्कुल। वीट की प्रोडक्शन हमारी काफ़ी अच्छे मकदार में हो रही है, बल्कि मैं ये भी कहूँगा हमारे पास आम हालत में सरप्लस चल रहा है। और इस साल इन्होंने गवर्नमेंट ने एक कुछ अच्छा किया है कि मेरे ख्याल से 1 लाख एकड़ जो है उसको कम करके उसके ऊपर कनोला लगा दिया है, क्योंकि कनोला सीड जो है जिससे ऑयल बनता है। तो उन्होंने वो 1 लाख मेरे ख्याल से एकड़ को उन्होंने रोक के गंदम के एरिया को उसमें उन्होंने कनोला लगाया। ये बड़ा अच्छा पोटेंशियल है। क्यों कि देखें, गंदम जो है इस वक्त गवर्नमेंट ख़रीद रही है और कनोला जो है वो 50 रुपये का है किलो जी। हम इंपोर्ट कर रहे हैं। गंदम हमारे पास सरप्लस है, और मेरे जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है हमारे पास 5 से 6 मिलियन टन सरप्लस गंदम पड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं? हाँ, अच्छी बात भी है। देखिए, अब कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट इसको एक्सपोर्ट करने की, और मेरे ख्याल से ये एक लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया है कि इसको अब फ़ौरन एक्सपोर्ट करें। और सिंध ने तो एक्सपोर्ट शुरू कर दिया, और पहला जहाज़ लगा हुआ है इस वक्त कराची पोर्ट पे, जो कि 50,000 टन गंदम लेके जा रहा है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में जो उभर रही, क्योंकि आम आदमी तो बेचारा हमारा प्रोग्राम देख रहा होगा, वो कहेगा इससे मुझे क्या फ़ायदा या नुकसान है। तो बुनियादी तौर पर क्या सरप्लस हो जाने की वजह से पाकिस्तान में आटा बहुत सस्ता हो गया है? सस्ती रोटी गरीब के पेट में अब जाएगी कि नहीं जाएगी, या अब भी हम बैनुल-अक़वामी कीमतों पर ही चलेंगे क्योंकि माल तो एक्सपोर्ट हो जाएगा? एक सवालिया निशान, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा कहना ये ना, अगर ये आप बात करेंगे तो मैं तो कहूँगा एक्सपोर्ट करना मतलब देखें एक्सपोर्ट के मकदार में करें, मगर ये गवर्नमेंट कर सकती थी कि जिस भाव पे एक्सपोर्ट कर रही है जी, उसी भाव पे अगर ये गंदम फ्लोर मिल्स को रिलीज कर देती, ठीक है, और एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लेती, तो देखें 20 रुपए में आपको आटा मिल रहा होता। आज 20 रुपए किलो मिल रहा, 20 रुपए किलो, 21 रुपए किलो मैक्सिमम आपको पूरे पाकिस्तान में आटा मिल रहा होता। और अभी मार्केट रेट क्या है? इस वक्त जो है 40 रुपए है।
हो, तो आप कह रहे हैं ऑलमोस्ट हाफ स्लैश हो सकता है अगर यही आटा फ्लोर मिल मालिकान को दे दिया पर जाए। देखिए उसकी वजह मैं बताऊं, इस तो बाकी में हो सकता है या ये हाइपोथेटिकल है? नहीं, देखिए हाइपोथेटिकल नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए मालिकान को देखिए 34 रुपए का जब गंदम लेंगे तो मार्केट में होलसेल में आटे की कीमत होगी 37 रुपए 50 पैसे से 38 रुपए। रिटेल में आते आते अलग अलग जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे 40 रुपए तक चले जाते हैं। ठीक है। अगर आप 17 रुपए में या 16 रुपए में गंदम देंगे तो 20 रुपए में आ जाएगा। तो अभी मुमकिन है 16-17 में देने में? पे देखिए, मुमकिन है, मुमकिन तो है, मगर देखिए उसके इनके पॉलिसीज को देखना है कि ये पॉलिसी क्या चाहते हैं। देखिए क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम इसको जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये हम 17 रुपए में या 16 रुपए में तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम इस वक्त एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं 17 रुपए में कर रहे हैं। 17 रुपए या 16 रुपए में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 17 रुपए आप समझ लें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं समझा नहीं बात, मुझे तो मेरा तो जहन बिल्कुल घूम गया। ये 17 रुपए में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और गरीब जो है वो 40 रुपए का अपने मुल्क का आटा जो है वो मार्केट में खरीद रहा है जाके रिटेलर से। समझ नहीं है, हजम नहीं हुई बिल्कुल, ना आटा हजम हुआ। अब जो जितना आटा मैंने खाया था वो भी ऊपर आ गया मेरे। क्यों, किस लिए? देखिए उसकी वजह ये है ना, देखिए ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है कि गवर्नमेंट को, देखिए हालांकि इलेक्शन ईयर है, कई गवर्नमेंट के पास पिछले 2 साल से हर साल सरप्लस होता है। देखिए इंटरनेशनल गंदम की कीमतें कम हैं, ठीक है ना। हमारे यहाँ हम जो गंदम काश्तकार से लेते हैं ये गवर्नमेंट खरीदती है सब्सिडाइज रेट के ऊपर। ठीक है। 32 रुपए में मेरे ख्याल से गंदम खरीदती है। 30 रुपए 1200 रुपए मन है। ये गवर्नमेंट खरीद रही है 32 रुपए में या 30 रुपए कुछ पैसे में, एग्जैक्टली फिगर्स मेरे पास। किसानों को सपोर्ट कर रही है, किसान को सपोर्ट करके 30 रुपए में ले रही है। ठीक है। ठीक है। अब जब वो 30 रुपए में लेगी तो वो अपने कंटिजेंसी चार्जेस डाल के 34 रुपए में रिलीज करेंगे। ठीक है। ठीक है ना, मतलब क्योंकि उनके स्टॉक है, इंटरेस्ट है, जो वो फ्लावर मिल को मिलेगा 34 रुपए में फ्लावर मिल को मिलेगा 33-50 से 34। ठीक है। अब जब 34 में मिलेगा तो 4 रुपए तो इसकी कॉस्ट है, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन कॉस्ट आती है ना, क्योंकि इसमें से चोकर निकलता है वगैरह वगैरह। ठीक है। तो 38 रुपए में बैठ जाता है। 38 में बैठ गया। तो मतलब जब तक दुकानों पे आता है, कहीं जगह 38 भी है, कहीं 39 भी है, मतलब आपको 38, यानी ये रीजन हो जाती है एक्सपेंसिव होने की। तो कोई तरीकाकार ऐसा मैकेनिज्म डिवाइस करना चाहिए। ये बेनजीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर इतने पैसे वगैरह लगाते हैं, मुझे समझ में नहीं आती गरीब का आटा और उसकी रोटी सस्ती क्यों नहीं करते। इसके बारे में तवज्जो देनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद इस बारे में बात करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है। बात तो कर रहे हैं हम गंदम के बारे में, अजनास के बारे में, लेकिन आम आदमी का मसला भी रोटी का है। और बुनियादी बात क्या है कि वो रोटी हो गई बहुत महंगी। मेरे बचपन में शायद 1 रुपए की आती थी, लेकिन आज जो है वो 10 रुपए की मिलती है और बिल्कुल हवा की तरह होती है। हाँ, कहीं 6 रुपए की भी होगी, 8 रुपए की भी होगी, उसमें थोड़ी ज़्यादा हवा भरी भी होगी। और बात यह है कि माल अब उसमें बहुत कम लगता है। दूसरी जानिब जब मैं देखता हूँ तो पता ये लगता है, माहिरीन हमें बता रहे हैं या इसके ताजिर हमें बता रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है गंदम और तकरीबन 17 रुपए किलो एक्सपोर्ट कर रहा है। चलो 18 लगा लो, 20 रुपए लगा लो, फिर भी गरीब को इतनी महंगी रोटी मिल रही है, गरीब के घर इतना महंगा आटा जा रहा है। वजह क्या है? मेरे साथ मौजूद हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं MM ग्रुप के। जनाब महमूद मौलवी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप बता रहे थे कि जनाब वाला ये पूरा प्राइस ब्रेकअप आपने मुझे बता दिया, होल सेल का भी बता दिया, रिटेल का भी बता दिया। तकरीबन मेरे ख्याल अगर 38 रुपये का पड़ जाता है एट द एंड ऑफ द डे, तो मेरे ख्याल 2 रुपये रिटेलर रख ले तो कोई ख़राबी नहीं। मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन रिटेलर की भी एक कॉस्ट होती है। तो अगर वो इतना रख रहा है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो प्राइसिंग मैकेनिज़्म, अगर जेन्युइन प्राइसिंग मैकेनिज़्म लगाया जाए जो आपने पहले बताया, तो मे बी 20 रुपीज़ किलो के अंदर आम आदमी को रोटी मिल सके, आम आदमी को आटा मिल सके किलो। इज़ इट पॉसिबल? देखिए पॉसिबल तो बहुत सी चीज़ें हैं। देखिए आपने अभी कहा ना कि आपने अपने बचपन में 1 रुपए का खाया। मैं ठीक है ना, मैं ये कहूँगा कि मैंने 10 पैसे की रोटी, ठीक है ना, इसी कराची शहर में 10 पैसे की 10 पैसे की रोटी और 8 आने की निहारी,
ठीक है ना। अब लोगों को ये ख्वाब जैसा लगेगा तो 10 पैसे की रोटी, नई जनरेशन को यकीन नहीं आएगा, यकीन नहीं आएगा कि भाई 10 पैसे की, अब 10 रुपए, अब 10 रुपए 10 पैसे। देखिए करने को, मगर देखिए हुकूमत अगर करना चाहे हर चीज़ कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुकूमत चाहे तो अब ये देखें ना, सब्सिडी किस चीज़ों पे देना है और किस चीज़ों पे नहीं देना है। मेरे अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कम से कम आटा, दाल, घी और इन चीज़ों पे गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना चाहिए, क्योंकि हमने तो अपने ज़माने में राशन कार्ड वाला भी सिस्टम देख लिया, ठीक है ना, कि भाई एक आदमी होता था, राशन कार्ड पे हम जाते थे, लेते थे। कम से कम कुछ खत्म हुआ, बहुत अरसा हो गया, बहुत अरसा हो गया, ठीक है ना। वो तो हमने अभी एंटीक के लिए वो जमा करके रखा हुआ है राशन कार्ड, ठीक है ना। अगर ऐसा भी कोई चीज़ कर ले कि देखें गरीब आदमी को आटा, चावल, चीनी, दाल है ना, यूटिलिटी स्टोर, भाई यूटिलिटी स्टोर देखे कोई सस्ता नहीं है। अभी करूंगा प्रोग्राम यूटिलिटी स्टोर पर भी, मैं उसकी क्वालिटी सही नहीं है, और अगर क्वालिटी सही नहीं है और वही दाम अगर मिल रहे हैं तो फिर आपको फ़ायदा क्या है। देखिए या तो गवर्नमेंट करे सब्सिडाइज। यूटिलिटी स्टोर में ये है कि अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ है वो 110 रुपये मार्केट में 120 की है, वो दुकान वाले का मार्जिन कम करके, मगर वो क्वालिटी पे प्रॉब्लम है। तो यूटिलिटी स्टोर तो मैं कहूँगा कम से कम वो गरीब आदमी को उस हिसाब से सब्सिडाइज नहीं कर रहे हैं जिस हिसाब से इनको करना चाहिए। तो यानी जो एक मैकेनिज्म इन प्लेस है वो काफ़ी नहीं है, ना काफ़ी है, ना काफ़ी भी है और म्यारी भी, आपने जैसे बताया। खैर मैं इन पर करूँगा, इनसे भी बात करूँगा, यूटिलिटी स्टोर वालों से भी, कि काम क्या कर रहे हैं, वो तो मैं मुफस्सिल प्रोग्राम करूँगा, इन पर मालूमात करूँगा कि अभी इनका चल क्या रहा है सारा सीन। लेकिन सर दूसरी चीज़ की जानिब में आता हूँ। अब बात यह है कि आपने जैसे बताया कि सब्सिडी देनी चाहिए, सब्सिडी फिर किस स्टेज पर दें? हमने तो किसान से वोट ले लें सियासतदानों ने, तो वो तो किसान वाली स्टेज पर सब्सिडी देकर जान छुड़ा लेते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। मे बी मेरा ऐसा ख्याल है, हो सकता है गलत हो। देखिए कुछ हद तक तो मैं कहूँगा किसान को सब्सिडी देते हैं, और कुछ हद तक मैं ये कहूँगा कि देखिए चीज़ों को आसान नहीं करते। देखिए बिजली, देखिए दुनिया में बिजली की कीमत और पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क है, ये एक मेजर इशू है। लेकिन वो तो फ्लोर मिल का इशू हो जाएगा ना, किसान का इशू तो नहीं होगा। देखिए किसान का इशू, देखें मैं आपको बताऊँ ना, किसान का इशू देखिए सिंध में तो अभी तक वो ट्यूबवेल वाला सिस्टम पे तो नहीं आया ना। देखिए पंजाब में तो ट्यूबवेल के ऊपर फिक्स है, सिंध में अभी तक बहुत से जगहों पे ट्यूबवेल वाला फिक्स नहीं है, जो टैरिफ है। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि देखिए फर्टिलाइज़र, देखिए फर्टिलाइज़र के ऊपर जो रिबेट दे रहे हैं, ठीक है ना, वो उतना काफ़ी नहीं है और वो स्ट्रीम डाउन लाइन तक नहीं पहुंच रहा ना। देखें ना, और कुछ जगहों पे देखें इस वक्त अगर उसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी आ रही है। देखिए एक चीज़ हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी गंदम की, चावल की और फूड आइटम्स की यील्ड बहुत अच्छी आ रही है। आ रही है? हाँ, देखिए यील्ड्स क्यों, मुझे तो लोग बोलते हैं सीड डेवलपमेंट के ऊपर को खर्चा ही नहीं किया। सीड डेवलपमेंट पे खर्चा नहीं करने के बावजूद, मगर देखिए कुछ सीड, जैसे मैं आपको चावल की बात करूंगा, देखिए चावल की सीड देखें जो पहले 1 एकड़ पे आपको देता था 50 मन और 55 मन, मैं आपको सिंध के चावल की बात कर रहा हूँ, आज हम 110 और 100 मन का उतारते हैं, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप देखें 100% चावल के जो यील्ड इंक्रीज किया है, उस हिसाब से जब 100%, वो भी तो सीड पड़ोसी मुल्क से ही मंगा हमने, वो तो चाइना से हम लेके आए हैं और काफ़ी अच्छे सीड्स आए हैं, मगर उसमें आप फ़ायदा ये देखें कि आज किसान को, चावल के किसान को काफ़ी अच्छे मकदार में पैसे मिल रहे हैं। क्यों कि मूंजी 1100 के ऊपर है, मतलब अगर आप देखें तो किसान 1 एकड़ के ऊपर कुछ मतलब नहीं तो 40-50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नेट लेके जा रहा है चावल के। आई टेल यू, आई बिलोंग टू ए सिटी वेयर राइस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द मेजर इनकम्स। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, एंड वाज बोर्न इन अ सिटी ऑल्सो वेयर अ लॉट ऑफ पीपल रिलाई ऑन राइस। सियालकोट, ठीक है सर, नाड़ोवाल, वो आप पता है वो जो पूरा एक सर्कल है वहाँ का, तो वहाँ पर डेफिनेटली आप जो बता रहे हैं ये बड़ी अहमियत रखती है चीज़ कि whether there is incentive or attraction in growing rice or not. Am I correct? That is one of the reasons. देखिए in my opinion वहाँ पे काफ़ी इंसेंटिव, और इस साल तो मेरा कहना ये है कि आप वहीं के आप पूछ लेंगे कि सारे किसान बहुत खुश हैं, मिलर खुश है। क्यों? देखिए आज वहाँ पे 100 रुपये का चावल है, आज बासमती चावल सियालकोट से आप लेने जाएंगे 100 रुपये का, सिंध का
जो कि सुपर बासमती होता था, जो 10-20 रुपए कम होता था, आज 2-1 रुपए पंजाब से महंगा है। अच्छा, सिंध की बासमती आज 2-3 रुपए किलो पंजाब से महंगा हो गया, जो कि 20 रुपए किलो सस्ता होता था। तो उस हिसाब से अगर आप देखें ना, तो चावल के फील्ड में लोगों को काफी अच्छे, मतलब मैं कहूंगा वो अच्छी, पहले वाली सिचुएशन, अब वो बादल टल गए, वो बादल टल गए और अच्छी रोजगार मिली है हर को, काश्तकार से लेके मिलर से लेके एक्सपोर्टर तक, एवरीबडी इज हैप्पी। क्या वो बेसिकली कोई मुकाफाती अमल तो नहीं है ना बुनियादी तौर पे? वो तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से हो गया ना सर। पहले तो इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से मार खा रहे थे, या कोई और वजह? नहीं, देखें उसमें आप ये देखें ना, हर चीज अगर आप देखें ना, हर चीज चलता है इंटरनेशनल प्राइस पे। कमोडिटी जो है ना, देखिए इसमें आपकी खूबी कोई खास नहीं होती, जो इंटरनेशनल प्राइस उसको करता है वही चीज के ऊपर आपको देना। सो कैन आई से दैट राइस एक्सपोर्ट इज बैक ऑन ट्रैक? सही कह सकता हूं? 100% राइस एक्सपोर्ट इज बैक ऑन ट्रैक, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, यानी जो पहले प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे थे वो अब प्रॉब्लम अब फेस नहीं कर रहे, ये 1.5 साल पहले के जो मामले? नहीं, बिल्कुल, ये मेरा कहना है कि मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं कि राइस एक्सपोर्ट और राइस इंडस्ट्री के हर आदमी इस वक्त, ठीक है ना, देखिए ना, अगर नाशुक्रापन कोई करे उसको आप छोड़ दें, वरना हर आदमी खुश है, रोजी उसने अच्छी रोजी कमा रहा है। लेकिन देखिए सबसे ज्यादा खुश वो है जिसने 1.5 साल पहले मुश्किल में भी राइस को रिटेन किया अपने पास वेयर हाउस में, या अपने पास रख लिया एजिंग में, वरना तो उसको ज्यादा फायदा वो नहीं। देखिए उसको फायदा ज्यादा हुआ, मगर देखिए उसने रिस्क भी लिया, देखिए लोगों ने नुकसान भी किया। अगर इस साल कमाए तो लोगों ने चावल में काफी नुकसान किया, मगर उसके बावजूद अपने ट्रेड को नहीं छोड़ा, ना एक्सपोर्टर ने छोड़ा, ना क्या कहते हैं मिलर्स, देखिए ना, काश्तकार भी काश्त लगाते रहे, नुकसान हो, आज बहुत खुश हैं। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि इन्होंने काफ़ी कुर्बानियाँ भी दी है, क्राइसिस में भी साथ दिया है चावल के। इस मौजू के ऊपर बात जारी रखते हैं और दीगर और के बारे में बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी है, बात कर रहे हैं हम अजनास के मुतालिक। तो पाकिस्तान में अगर अजनास के मुतालिक बात हो, ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मुतालिक बात ना हो, तो बड़ी हैरानकुन बात होती है। रमज़ान की आमद है, मतलब थोड़ा वक्त ज़रूर रहता है, लेकिन उसकी प्लानिंग पहले से शुरू कर देते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ और ऐसे लोग जो कि मुनाफा खोर होते हैं, और वो सोचते हैं कि गरीबों को लूटेंगे और उनसे जनाब उनका पैसा ले लेंगे। गरीब बेचारे के पास पहले ही कुछ नहीं, उससे ये भी ले लो, खाने का हक भी ले लो। तो बुनियादी तौर पर यह एक बहुत बड़ा चैलेंज और मसला है। मैं इसके बारे में बात करूंगा। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल है गुफ्तगू हैं जनाब महमूद मौलवी साहब, जो कि चेयरमैन हैं MM ग्रुप के। महमूद मौलवी साहब, ये सवाल तो मैं बारहा पूछता रहता हूँ। देखिए, ये सवाल आपका 100% वैलिड भी है और आप पूछते ही रहते हैं। देखिए, ये बदकिस्मती हमारे एज ए नेशन हमारी है, ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है। हम बेसिकली रमज़ान जब भी आता है ना, ये आप ना कहें कि खाने पीने, हर आदमी उम्मीद लगाए बैठा है कि जी मैं किस तरह रमज़ान में पैसे कमाऊं। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि हमारी पूरी कौम चना चाट और पकौड़ों के चक्कर में लगी हुई है, और इसको शायद वो लाइटली लें, लेकिन बुनियादी तौर पर 1 ग्राम फ्लार यानी बेसन, उसका जनाब बिजनेस अब जो है वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा, और दूसरा लोग चना मंगवा कर अपने पास रखते जाएंगे क्योंकि उन्होंने चना चाटें बहुत खानी है। तो इनकी अब कीमत जो है वो उरूज पर। क्या सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, चना चाट क्या, चना चाट, दालें, घी, चीनी, हर चीज़ महंगी हो जाती है। देखिए, हालांकि ये मेन फ्रूट्स को आप देख लें, सब्जी को देख लें, जो कि हालांकि एज ए मुसलमान हमको ये देखना चाहिए कि जी हम रमज़ान में अपने कॉस्ट को, प्रॉफिट को कम से कम करें और लोगों में बांटें, ठीक है ना। मगर हम क्या करते हैं, हम अपनी कॉस्ट को, प्रॉफिट रेशो को डबल कर देते हैं। हम कहते हैं कि जी रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। हालांकि मेरा कहना है कि हम लोग मतलब ये सोचें कि देखिए जी मेन लोग जो हमारे कौम है
उनके अंदर जो है इतनी सख्त नहीं है, देखें ना खरीदने की, तो उनको देखना चाहिए कि देखें जी इसको डिस्काउंट करें। अब वो डिस्काउंट छोड़े, नॉर्मल प्राइस पे ही रखे ना, नॉर्मल प्राइस लें और कोई डिस्काउंट नहीं दें, नॉर्मल डिस्काउंट ना दे, नॉर्मल प्राइस दे। मगर वो क्या करते हैं, उन्होंने कहा जी इसको देखिए, चाहे कपड़े वाला हो चाहे जूते वाला हो, गरीब आदमी, देखिए आम आदमी तो हर वक्त कपड़े और जूते बनाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं नॉर्मल लोगों की आप बात करेंगे ना, तो सालों में एक आध दफ़ा रमज़ान में कपड़े और जूते बनते हैं, और ये तो अब ट्रेंड चेंज हो गया। अगर हम पीछे चले जाए ना तो उस दौर में भी रमज़ान की ईद के ऊपर उन्होंने कहा यार नए कपड़े नए ये बहुत, तो उन लोगों को देखें ना, हम कुछ लोगों को ना देखें जो इनके लिए कपड़ा बनाना या कोई चीज़ नॉर्मल है, उन लोगों को देखें जो मासेस है वो बनाते हैं। वो पकौड़े देखें, फ्रूट आप और हम या बहुत सारे लोग तो रोज़ खा सकते हैं, उन लोगों को देखें जो कि साल में एक दफ़ा वो फ्रूट को खाते हैं, साल में एक दफ़ा वो जो है गोश्त को जो है देखते हैं कि देखें जी गोश्त खाना आज आसान नहीं है। तो भी इट्स अ फैक्ट फॉर मेनी पीपल्स लाइफ। एक आदमी देखें हमारी सैलरी स्ट्रक्चर क्या, हम 15,000 16,000 18,000। इस मुल्क के अंदर केला इतना महंगा है, यकीन करें कभी कभार ये जब मैं सुनता हूँ ना कि ये जब लोग कहते हैं 5 दरियाओं का मुल्क ये वो, तो मेरा दिल चाहता है मैं कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ के अपना सर फाड़ लूं। अगर हम वाकई में एक एग्रेरियन इकोनॉमी है तो मुझे ये बताएं कि केला इस मुल्क के अंदर इतना महंगा मिल रहा है, देखिए सेब इस मुल्क के अंदर इतना महंगा मिल रहा है, बातें सुने आप, कहानियां सुने, माल्टे किन्नू आम पाकिस्तान में सबसे अच्छे बनते हैं ये वो, ये सब बातें हवाई फायरिंग है सर। गरीब आदमी से पूछे ना जो कभी फ्रूट ही नहीं खाता बेचारा, ले दे के केला खाता, वो भी 10 रुपए का एक मिलता है उसको। देखिए ये भी मैं आपको कम बता रहा हूँ, वो वाला केला होता है बिल्कुल जो मरने के नजदीक होता है। देखिए केला भी जो मैं आपको कहूंगा ना 10 पैसे से शुरू हुआ, फिर मैं आपको कहूंगा 10 पैसे थे, यहां से ईरानी आते थे उस जमाने में, क्योंकि वहां पे केला बहुत महंगा होता था, केला यहां से वहां जाता था, ठीक है ना। आज ईरान में केला सस्ता है, हमारे यहाँ महंगा। देखें 10 पैसे का केला होता था, देखिए हमारे यहाँ महंगाई ने तो हिसाब ही गर्दन तोड़ दी ना सबकी। सैलरी स्ट्रक्चर देखें, 10 पैसे की चीज हो गई 10 रुपए की। मैं केले की बात कर रहा हूँ और रोटी की बात कर रहा हूँ। अब उस जमाने की आप वेजेस ले लें, क्या उस हिसाब से बढ़िए? बहुत ही आम ये इशू है। आपके साथ इस मौजू के ऊपर गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं, वक्त मुख्तसर है। आने वाले दिनों के अंदर मैं दोबारा से आपको मदऊ करूंगा और सिर्फ ये महंगाई और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मौजू के ऊपर बात करूंगा कि अवाम के लिए कैसे ईजी बनाया जाए, और साथ ही अजनास के मुतालिक भी बात करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ लाए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। यहाँ पे अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।